हेलो, नमस्ते सभी को। तो ये पार्ट 2 है आरआरबी एनटीपीसी फुल टेस्ट 2 का मॉक टेस्ट का। ये पार्ट 2 है। मैंने 48 क्वेश्चन तक पार्ट 1 में करवा दिया। आप नहीं देखा है तो देख लीजिए पहले उसे। चलिए 49 नंबर पे आते हैं। मनुष्यों में स्टार्च जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन निम्नलिखित में से किस भाग से शुरू होता है। अब मैंने शायद ये ज़्यादा सोच लिया इस क्वेश्चन के बारे में, तो मैंने गलत कर लिया। देखिए, कार्बोहाइड्रेट जो है इसका पाचन जो है मुख से ही शुरू हो जाता है। मुख से जो एंजाइम निकलते हैं वहीं से उनका पाचन शुरू हो जाता है। तो इसका आंसर मुख गुहा होगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, मानव पाचन तंत्र में 2 भाग होते हैं, आहार नली और संबंधित ग्रंथियाँ। मुख्य भोजन को पचाने के लिए मुख गुहा में ले जाता है। मुख गुहा में कई दांत और एक मांसल जीभ होती है। यही जो मुख की बात कर रहे हैं। मुख गुहा का सबसे ऊपरी भाग तालु कहलाता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख गुहा में ही शुरू होता है। मुंह से भोजन पेट में एक आहार नली के माध्यम से पहुंचता है, जिसे इसोफेगस कहते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हो, अगर इसोफेगस आपको दिख रहा हो, एक लंबी नली है, इसका नाम है इसोफेगस। आहार नली के अंदर पाचन प्रक्रिया नहीं होती है। आहार नली जो है उसके अंदर पाचन प्रक्रिया नहीं होती है। वसा का पाचन पेट में शुरू होता है। वसा यानी कि फैट जो है पेट में जाता है तो शुरू होता है। लाइपेज जो है वसा का पाचक एंजाइम है। लाइपेज ही मतलब उसको पचाता है। प्रोटीन का पाचन जो है आमाशय और ग्रहणी में होता है। प्रोटीन जो है पेप्सिन जो है प्रोटीन का पाचक एंजाइम है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ थे यहाँ पर, जैसे लाइपेज वसा का पाचक एंजाइम है और पेप्सिन जो है प्रोटीन का पाचक एंजाइम है। अब पाचन तंत्र में क्या क्या होता है, तो पहले मुख, जिसको मुख गुहा भी कहते हैं। एस्फोगस जो कि आहार नली है। पेट हो गया, छोटी आंत, बड़ी आंत, उसके बाद वो बाहर निकल जाती है। उधर पाचन तंत्र से जुड़ी कुछ ग्रंथियाँ भी हैं जो कि यकृत है, अग्नाशय है और आंतों की ग्रंथियाँ हैं। और ये 50 नंबर पर ये हो गया एक मैथ का क्वेश्चन। पी क्यू आर का वेतन का अनुपात दिया हुआ, तो पूछा गया है कि आर को क्यू से इतना रुपये अधिक मिलता है तो पी का वेतन कितना होगा। आसान सा क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। इस श्रृंखला में जो विलुप्त शब्द है, लुप्त जो पद है बीच में, उसमें क्या आएगा खुद से करना है आपको। अगर नहीं पता है तो मैं इसका सोल्यूशन दे देता हूँ, देख लीजिए। चलिए 52 नंबर पे आता है। इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम एन ऑटोबायोग्राफी किन की लिखी हुई है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब तो जो खुद से लिखा हुआ। ऑटो मतलब खुद, और बायोग्राफी मतलब खुद का लिखा हुआ चीज़। तो ऑटोबायोग्राफी मतलब अपनी आत्मकथा। बायोग्राफी मतलब होता आत्मकथा होता है। तो अपनी आत्मकथा किसने लिखी है, इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम। तो ये हरिवंश राय बच्चन जी की है, इसके बारे में पढ़ लीजिए। तो इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम एन ऑटोबायोग्राफी जो है हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई है। हरिवंश राय बच्चन एक भारतीय कवि और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में हिंदी साहित्य के नई कविता साहित्यिक आंदोलन रोमांटिक उत्थान के लेखक थे। वह हिंदी कवि सम्मेलन के कवि भी थे। वो अपनी शुरुआती दौर में लिखी गई पुस्तक मधुशाला के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। मधुशाला आज भी बहुत फेमस है, आप पढ़िए कभी। बहुत ही अच्छी मतलब कविता का एक संग्रह है उसमें, मधुशाला में। 60 वर्षों के साहित्यिक करियर के साथ बच्चन ने 30 से अधिक कविताएं लिखी, जिनमें से प्रत्येक शक्तिशाली कल्पना और समय के सामाजिक राजनीतिक लोकाचार को प्रतिबंधित करती है। अच्छा हाँ, हरिवंश राय बच्चन जी जो हैं वो अमिताभ बच्चन जो कि सदी के महानायक जिनको कहते हैं हम लोग, उनके ये पिताजी हैं। तो उन्होंने उनकी ही मतलब आत्मकथा है इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम एंड ऑटोबायोग्राफी। ये एक मैथ का क्वेश्चन है, फार्मूला याद है आपको मेंसुरेशन का, तो ये क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा। कोई बहुत बड़ा दिक्कत नहीं है इसमें। मुझे इस क्वेश्चन बनाने में 2 मिनट का समय लगभग लग गया, लेकिन मैंने सही बनाया। देखिए, ज़रूरी है सही बनाना, ज़रूरी नहीं कि आप टाइम लगा के गलत बनाते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन बनाना है खुद से। ये रीजनिंग का एक क्वेश्चन है जो कि आसान क्वेश्चन है। मैं चारों ऑप्शन खोल देता हूँ आपके लिए, ये देख लीजिए, खुद से कीजिए। अच्छा, यहाँ पर आ गया एक जीके का क्वेश्चन। केंद्र सरकार के गैर योजना व्यय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नन प्लान एक्सपेंडिचर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज करेक्ट। तो कौन सा जो है नन प्लान एक्सपेंडिचर है। तो द एक्सपेंडिचर इज ऑन इंटरेस्ट पेमेंट, द एक्सपेंडिचर इज ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एक्सपेंडिचर ऑन। तो देखिए, एग्रीकल्चर और साइंस टेक्नोलॉजी जो है वो है, उसके लिए बजट निर्धारित होता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इतना बजट जाएगा, एग्रीकल्चर में इतना जाएगा। लेकिन इंटरेस्ट पेमेंट के लिए कोई बजट निर्धारित नहीं होता है। तो इसका आंसर आप पहला लगा सकते हैं, मतलब पहला मैं लगा सकता था, लेकिन एक ऑप्शन था नन ऑफ द एबव। दिक्कत क्या हुई कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो मतलब प्लान्ड है या नॉन प्लान्ड, इसके बारे में कन्फ्यूजन था। बाकी 2 और 3 मुझे कन्फर्म था कि वो तो प्लान्ड ही है। और 4 और 1, जो कि अब अगर पता चला कि 1 भी प्लान्ड है तो फिर 4 इसमें 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, 4th ऑप्शन। पर इसका आंसर है द एक्सपेंडिचर इज ऑन इंटरेस्ट पेमेंट। ये नन प्लान एक्सपेंडिचर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो इसके बारे में थोड़ा हिंदी में मैं पढ़ देता हूँ, आप ध्यान दीजिए।
भारत में केंद्र सरकार के गैर योजना व्यय उन सरकारी व्ययों को संदर्भित करते हैं जो पंचवर्षीय योजनाओं में उल्लिखित नियोजित विकास गतिविधियों और परियोजनाओं का हिस्सा नहीं है। यह गैर योजना व्यय आवर्ती या गैर विकास व्यय जो सरकार के दैनिक कामकाज के लिए आवश्यक है, वो खर्चों की एक निश्चित श्रृंखला को कवर करते हैं और आमतौर पर उन्हें दो मुख्य घटकों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला है राजस्व व्यय, इसमें सरकार के दैनिक परिचालन व्यय शामिल, जैसे सरकार कर्मचारियों का वेतन, मजदूरी, पेंशन, सब्सिडी, ऋण पर ब्याज भुगतान, सरकारी कार्य बुनियादी ढांचों का रखरखाव, तो ये सब इसमें आते हैं। पूंजीगत व्यय में क्या क्या है, तो इसमें यह श्रेणी उन संपत्तियों पर सरकारी खर्च को कवर करती है जिनका दीर्घकालिक मूल्य होता है। पूंजीगत व्यय में बुनियादी ढांचे के विकास, भूमि, भवन, मशीनरी और उपकरण जैसी संपत्तियों खरीद और देश की वृद्धि और विकास में योगदान देने वाली अन्य वस्तुओं में निवेश शामिल है। हालांकि इसका योजनाबद्ध विकास से सीधा संबंध नहीं है, लेकिन यह राष्ट्र की समग्र आर्थिक और सामाजिक प्रगति के लिए आवश्यक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये एक आगे है मैथ का क्वेश्चन, इसको आपको खुद से सॉल्व कर लेना है। ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, दाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, तो ये वाला क्वेश्चन आप कर सकते हैं, आसान सा क्वेश्चन है। अच्छा, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट ने निम्नलिखित में से किस नगर पर नियंत्रण के लिए युद्ध में भाग लिया था? तो ये कब होता है? ये होता है हर्षवर्धन, हाँ हर्षवर्धन के टाइम पर। हर्षवर्धन की जब मौत हो जाती है तो तीन जो साम्राज्य थे उसमें बड़े बड़े, पाल जो कि बंगाल बिहार साइड में, प्रतिहार उधर, राष्ट्रकूट नीचे से, ये तीनों मिल करके क्या करते हैं, कन्नौज में, मैं उज्जैन बोल रहा हूँ, कन्नौज में जा कर के वो लोग उस पर नियंत्रण पाने के लिए उस पर लड़ाई करते हैं कि कौन इस पर ये मतलब ये करेगा। इसको त्रिपक्षीय संघर्ष भी कहा जाता है इतिहास में, तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए। मध्यकालीन भारत में पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट तीन प्रमुख राजवंश थे। यह राजवंश कन्नौज पर नियंत्रण पाने के लिए कई युद्धों में शामिल थे, जो वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित एक राजनीतिक कार्य रूप से महत्वपूर्ण नगर था। उस समय कन्नौज को उत्तरी भारत की सांस्कृतिक और राजनीतिक राजधानी माना जाता था। 8वीं और 10वीं शताब्दी के बीच पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों ने कन्नौज पर नियंत्रण के लिए कई लड़ाइयाँ लड़ी। कन्नौज की लड़ाई महत्वपूर्ण भी थी क्योंकि इसमें उत्तरी पश्चिम क्षेत्र से गंगा के मैदानों में क्रम सत्ता के बदलाव को चिन्हित किया गया। अब मगध का वर्तमान बिहार स्थित प्राचीन साम्राज्य था, जिसमें बुद्ध और महावीर के समय एक शक्तिशाली साम्राज्य था। पाटलिपुत्र मगध की राजधानी थी और प्राचीन भारत के सबसे महत्वपूर्ण नगरों में से एक थी। ग्वालियर मध्य प्रदेश राज्य में एक स्थित नगर है, क्योंकि जो ऑप्शन में दिया उसके बारे में ये बताया हुआ है यहाँ पर। तो मध्यकालीन के दौरान यह शक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस पर तोमर, मुगल, सिंधिया जैसे विभिन्न राजवंशों का शासन था। ग्वालियर में मध्यकाल में कन्नौज सामरिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण नगर था। यह गंगा नदी के तट पर स्थित था और इसे उत्तरी भारत की सांस्कृतिक और राजनीतिक राजधानी माना जाता था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ थे। चलिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, साधारण ब्याज का है क्वेश्चन, शायद चक्रवृद्धि ब्याज का ही क्वेश्चन है। अच्छा, तो ये एक आसान क्वेश्चन है। 100 से 121 हो गया 10% की ब्याज से, तो बताना है कि कितने वर्ष में हुआ होगा। आसान सा क्वेश्चन है, आप खुद से कीजिए। चलिए, कथन और तर्क का ये क्वेश्चन है, ये मैं पढ़ूंगा नहीं, आपको खुद पढ़ के करना है, देख लीजिएगा इसका। 61 नंबर, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार, अब तो बजट 25-26 भी आ ही गया है, तो 24-25 के बारे में पूछा गया है कि वित्तीय वर्ष 24-25 में कर प्राप्ति की अनुमानित राशि क्या है, मतलब कितना कर भारत सरकार को, केंद्र सरकार को मिला इससे। तो 26 लाख करोड़, मतलब 26.02 लाख करोड़ रुपए जो है सरकार कर से मतलब प्राप्त की है, इतना अनुमानित राशि जो है कर मिला है भारत सरकार को। तो इसके बारे में देख लीजिए क्या है। निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में अपना 7वां केंद्रीय बजट पेश किया। थीम था 2047 तक विकसित भारत। 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटा जो 23-24 के 5.8% की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद का 5.1% अनुमानित है। कराधान एवं आयात शुल्क से संबंधित कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। पूंजीगत व्यय जो है 11.1% बढ़कर 11.18 लाख करोड़ से अधिक हुआ है इस बार पूंजीगत व्यय। वित्त वर्ष 2024 का कुल व्यय संशोधित 44.9 लाख करोड़ किया गया। वित्त वर्ष 24 में उधार के अलावा कुल प्राप्तियाँ 27.56 लाख करोड़ है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अनुमानित राशि कितना मिला है कर से, तो वह 26 लाख करोड़, 26 लाख करोड़ रुपए। अब यहाँ पर क्वेश्चन, एक प्रतियोगिता परीक्षा में 20 प्रश्न है, तो बताना है कि 4 विकल्प हैं, तो आपको बताना है कि अच्छा ये भी है कि यदि छात्र के पास प्रश्न छोड़ने का ही विकल्प है तो वो बताइए कितना तरीक़ों से हल कर सकता है। तो उसके पास 5 तरीके हो गए, एक तो 4 तरीका आंसर देने का, एक तरीका छोड़ने का भी है, तो उसके पास 5 तरीके हो गए। तो टोटल 20 क्वेश्चन है, तो 5 का पावर 20, यानी कि उसके पास इतना मतलब तरीके हैं सभी प्रश्न को हल करने का। तो इसका आंसर 5 का पावर 20 हो जाएंगे। ये इसका देखिए, आप समझिए, इस तरह समझिए
कि एक क्वेश्चन का कितना तरीका सॉल्व करने का, एक क्वेश्चन का 5 तरीका सॉल्व करने का। कैसे? 4 तो ऑप्शन है, अगर मान लीजिए कोई आदमी ए लगा सकता है, कोई बी लगा सकता है, कोई सी लगा सकता है, कोई डी लगा सकता है और कोई छोड़ भी सकता है। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करने के 5 तरीके हैं। टोटल मेरे पास कितना तरीके क्वेश्चन है? तो 20 क्वेश्चन है, यानी कि 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना करते करते 20 वाले के जाइए तो 5 और 20 हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन। चलिए, हाँ जी, तो ये है एक। अच्छा, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक्चुअली नीचे में दिया हुआ, ऊपर में 5 ऑप्शन दिए हुए हैं ABCD, और उसके ऑप्शन नीचे दिए हुए 1 2 3 4 पे। तो आपको ये ZAX कौन छोटा बड़ा है ये आपको करना है खुद से। मैं स्किप कर रहा हूँ। किस युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य का विनाश हुआ? तो विजयनगर साम्राज्य का जो विनाश हुआ था वो तालीकोटा की लड़ाई हुई थी, उसके बाद उसका साम्राज्य खत्म हो चुका। तो तालीकोटा की लड़ाई जो है विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के मध्य लड़ी गई एक जल विभाजक लड़ाई थी। इसका अंत विजयनगर की पराजय के साथ हुआ, जिसके फलस्वरूप यह कमज़ोर हो गया। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1336 में हुई थी। हरिहर और बुक्का नामक 2 व्यक्ति भाई थे, उन्होंने किया था। तो 1336 से लेकर के 1672 ईस्वी तक सांगा राजवंश के हरिहर और बुक्का ने की थी। 4 राजवंश इसके मतलब विजयनगर साम्राज्य में शासन किए। इसमें संगम, सुलभ, तुलुभ और अराविडु थे। अब इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए। श्रीरंगा तृतीय जो है विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक था, श्रीरंगा तृतीय। सुलभ वंश के स्थापना किया था सुलभ नरसिम्हा ने। तुलुभ वंश के थे तुलुभ नरसा नायक। और कृष्णदेवराय जो थे तुलुभ वंश के शासक थे। कृष्णदेवराय जो KDR उनके कहा जाता है शॉर्ट में, वो तुलुभ वंश के एक महान शासक थे। तो इसके बारे में पूछता है क्वेश्चन कि कृष्णदेवराय जो थे वो किस वंश के शासक थे? तो कृष्णदेवराय थे तुलुभ वंश के। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो ये 7वां है। मैंने ये थाला फॉर रीजन 7, तो आपको ध्यान रखना है ये। मैं इसके बारे में नहीं जानता था, तो ठीक है, मैं अब जान गया हूँ। तो इसके बारे में देख लेते हैं। इस वर्ष के जलवायु परिवर्तन ये 2024 का है, 25 का नहीं, 24 का है। तो इस वर्ष के जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत 7वें स्थान पर है, जो पिछली रिपोर्ट से 1 स्थान का सुधार है। मतलब पिछली बार 8वें पर था, इस बार 7वें पर है। दुबई में COP28 वैश्विक जलवायु वार्ता के दौरान जारी की गई रिपोर्ट 63 देशों और यूरोपीय संघ के जलवायु समन प्रयासों का मूल्यांकन करती है, जिसमें 90% से अधिक वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन शामिल है। भारत को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और ऊर्जा उपयोग श्रेणियों में उच्च रैंकिंग प्राप्त हुई। हालांकि जलवायु नीति और नवीनीकरण ऊर्जा में भारत ने पिछले वर्ष की तरह ही मध्यम रैंकिंग बरकरार रखी है। रिपोर्ट में देश के अपेक्षाकृत कम प्रति व्यक्ति उत्सर्जन को एक सकारात्मक कारक के रूप में उजागर किया गया है। तो इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं। आगे चलिए। यह है एक मैथ्स का क्वेश्चन जो कि ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, इसको खुद से करना है। आपको ऑप्शन भी दिख रहे होंगे सारे। ये आगे हैं डायग्राम वाला क्वेश्चन, जिसको बोलते हैं वेन डायग्राम। सभी तने पत्ते हैं, तो ये आपको खुद से कर लेना है। चलिए, गरीबी हटाओ का नारा बहुत फेमस क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो इंदिरा गांधी जी ने 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया था। इसके बारे में पढ़ लीजिए। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है, इसने रोजगार बढ़ाने और गरीबी हटाओ पर जोर दिया। 1975 में विद्युत आपूर्ति अधिनियम में संशोधन किया गया, जिससे केंद्र सरकार बिजली उत्पादन पार्सिन क्षेत्र में प्रवेश करने में सक्षम हुई। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई। इस योजना के पहले वर्ष में न्यूनतम आवश्यकता और कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य बुनियादी न्यूनतम आवश्यकताओं को प्रदान करना था। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम यानी कि MNP को DP धर ने तैयार किया था। DP धर कमेटी जो थी MNP सिस्टम लाई थी। तो वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक। लक्षित विकास दर 4.4 था और जो विकास किए उस समय वो 4.8 हुआ था, मतलब जितना सोचे तो उससे ज़्यादा हो गया। 1978 में नवनिर्वाचित मोदी देसाई सरकार ने इस योजना को तय समय अवधि से पूर्व ही रद्द कर दिया। हुआ यह था कि जब ये योजना आई 75 में, जब ये लाया गया 75 से 80 के बीच के लिए 5 साल के लिए, तो बीच में 78 में हो गया चुनाव, क्योंकि आपको पता है उसके पहले इमरजेंसी लगी थी। तो इमरजेंसी लगने के कारण फिर चुनाव हुआ, इमरजेंसी हटा तो उसका फिर जनता पार्टी की सरकार बनी। मोरारजी देसाई सरकार मतलब नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने इस पंचवर्षीय योजना को बंद करवा दिया। तो इसके बारे में यही था। अब तीसरी पंचवर्षीय योजना में क्या था? तो इसमें कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार पर जोर दिया गया। लेकिन 1962 में जो चीन के साथ युद्ध हुआ, तो इससे हम लोग का अर्थव्यवस्था में कमजोरियों को उजागर किया और अच्छा उद्योग तथा भारतीय सेना पर ध्यान केंद्रित किया। चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य धन और आर्थिक शक्ति के बढ़ते संकेंद्रण के पहले की प्रवृत्ति को ठीक करना था। यह स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रगति पर ध्यान केंद्रित करने वाले एक गडगिल फार्मूला पर आधारित था। तो गडगिल फार्मूला पर था चौथी पंचवर्षीय योजना।
और छठी पंचवर्षीय योजना के बारे में क्या थी मुख्य चीज़, आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई थी। इसमें मूल्य नियंत्रण समाप्त कर दिया गया और राशन की दुकानें बंद कर दी गई। इसमें खाद्य कीमतों में वृद्धि हुई और जीवन यापन की लागत में वृद्धि हुई। छठी पंचवर्षीय योजना के समय क्या हुआ कि ग्लोबलाइजेशन कारण मतलब मार्केट खुला देश का, पहले क्योंकि देश का चीज़ पहले देश में ही बनता, देश में ही बिकता था, अब उसका खुला उसका छठी पंचवर्षीय योजना में, तो ये इम्पोर्टेंट था। खेलो इंडिया नेशनल पैरा गेम्स में पैरा लिफ्टिंग एलिट 45 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो इसका आंसर है पंजाब की जसप्रीत कौर। इसका आंसर नहीं पता था, इस बार हम देख लीजिए। जसप्रीत कौर ने खेलो इंडिया नेशनल पैरा गेम्स में पैरा लिफ्टिंग एलिट पर 45 किलोग्राम वर्ग में 85 किलोग्राम का प्रभावशाली वजन उठाकर स्वर्ण पदक हासिल किया। यानी 45 किलोग्राम की वो वेट लिफ्टर थी, पैरा लिफ्टर है वो, उन्होंने 85 किलोग्राम का वजन उठाया। गुजरात के सपना शाह ने 47 किलोग्राम वजन उठाकर रजत पदक हासिल किया। यानी कि उन्होंने 85 किलोग्राम उठाया, उन्होंने केवल 47 किलोग्राम वजन उठाया था। जबकि महाराष्ट्र की सोनम पाटिल ने 40 किलोग्राम का सर्वश्रेष्ठ वजन उठाकर कांस्य पदक जीता, मतलब अपना सर्वश्रेष्ठ वजन उठाया महाराष्ट्र की सोनम पाटिल ने। तो फर्स्ट पर थी वो जसप्रीत कौर पंजाब से, गुजरात के सपना शाह सेकंड और महाराष्ट्र की सोनम पाटिल जो है वो थर्ड लाइन। पैरालंपिक लिफ्टिंग था ये, पैरा लिफ्टिंग थी सर, पैरालंपिक नहीं पैरा लिफ्टिंग था ये माफ़ कीजिएगा इसको कुछ नहीं। अच्छा, यदि एक परी में ये द्विघातीय समीकरण मतलब क्वालिटी की क्वेश्चन का एक क्वेश्चन है। अगर आपको क्वालिटी के क्वेश्चन नहीं मालूम है तो मैं इस पर एक छोटा मोटा एक वीडियो बना दूंगा। बहुत ही आसान टॉपिक है, कोशिश करूँगा कि आधे घंटा का ही वीडियो बने। तो अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना अगर आपको नहीं आता तो आप यूट्यूब पर फिलहाल उसका सहारा ले लीजिए, मैं जल्दी उस पर एक वीडियो डाल दूँगा क्वालिटी के क्वेश्चन का, तो उसका आप सोल्यूशन देख सकते हैं। चलिए 71 नंबर ये आ गया है एक रीजनिंग का क्वेश्चन कि कुछ डब्बे हैं उसके नीचे ये उसके ऊपर ये, तो आप इसको खुद से बनाइए। 72 नंबर, अच्छा, उस्ताद अमजद अली खान का जन्म 1945 में हुआ था, वो किस घराने से मतलब कहाँ हुआ था, सॉरी किस घराने से नहीं पूछा, कहाँ हुआ था पूछा था, मुझे लगा किस घराने से पूछेगा। तो उस्ताद अमजद अली खान का जन्म हुआ था ग्वालियर में, ठीक है, ग्वालियर के, इसके उनके बारे में थोड़ा जान लीजिए। तो उस्ताद अमजद अली खान का वंगस का जन्म, अली खान वंगस इनका पूरा नाम है, उस्ताद अमजद अली खान वंगस का जन्म 9 अक्टूबर 1945 को ग्वालियर में हुआ था। यह एक भारतीय शास्त्रीय सरोद वादक हैं। तो पूछता है कि अमजद अली खान जो है वो किस चीज़ से संबंधित है, सरोद वादक हैं जो अपने स्पष्ट और तेज एखारा तान के लिए प्रसिद्ध हैं। इनका जन्म एक शास्त्रीय संगीत परिवार में हुआ था और 1960 के दशक में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन भी किया था। इन्हें 2001 में भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण सम्मानित किया गया 2001 में। उन्होंने पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका में 1963 में प्रदर्शन किया था। इन्हें 21वें राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार सम्मानित किया गया। इन्हें 1975 में पद्मश्री, 91 में पद्म भूषण, 2001 में पद्म विभूषण मिला है। देखिए अब इम्पोर्टेंट क्या क्या है कि भारतीय संगीत वाद्य यंत्र और वादक उसके कौन कौन है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। इसका पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कहीं से भी पूछता है इससे, तो देख लीजिएगा, एक बार देख लेते हैं। मृदंगम से कौन कौन है, वह पलक्कड़ मणि अय्यर, टी.आर. मूर्ति, गुरुवयूर दोराई स्वामी, कराईकुड़ी आरमनी, उमायलपुरम शिवरामन, बेल्लोर ए रामभद्रन, मवेलिकारा कृष्णन कुट्टी नायर। तो ये सब जो है ये मृदंगम से हैं। जनरली इसमें सब लगभग साउथ इंडियन ही हैं। सितार से हैं रविशंकर, मुश्ताक अली खान, विलायत अली खान, उमा शंकर मिश्र, निखिल बनर्जी, रायाज खान, हरशंकर भट्टाचार्य, बुद्धादित्य मुखर्जी, अब्दुल हलीम जाफ़र खान। तो ये सितार वादक हैं। सरोद से ही पढ़ा हमने, अमजद अली खान, अली अकबर खान, राजीव तराना सरोद वादक हैं। वायलिन में कौन कौन है, तो वीजी जोग, लालगुड़ी जयरामन, टी.एन. कृष्णन, यहूदी मनोहनी, एम.एस. गोपाल कृष्णन, कुन्नकुट्टी वैद्यनाथन, कल्याण कृष्ण भागवतार, एल. सुब्रमण्यम चंदया, कांथा देवी, गजानन रावराज जोशी हिंदुस्तानी और जुबिन मेहता पश्चिमी। तो वायलिन जो है दो तरह का होगा, एक हिंदुस्तानी एक पश्चिमी वेस्टर्न। तो वेस्टर्न के जुबिन मेहता और जो हिंदुस्तानी है वो गजानन राव जोशी जी हैं। संतूर वादक में है शिव कुमार शर्मा बहुत फेमस, तरुण भट्टाचार्य, भजन सुपारी फेमस है। बांसुरी के लिए एन रामानी, हरिप्रसाद चौरसिया तो आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट है। टी.आर. महालिंगम, पन्नालाल घोष, टी.एस. शंकरन, सिक्किल बहने हैं मतलब सिस्टर्स होंगी वो हैं। मैंडोलिन के लिए यू श्रीनिवास, एस. बाला मुरली कृष्णा, ये सब। पियानो में सुरजीत चटर्जी,
कैखो सापुरजी, सोराबजी, ये सब पियानो के हैं। तो बंगाली बाबू हैं इधर, सुरुचि चटर्जी, कैखोस सापुरजी। शहनाई बिस्मिल्लाह खान, भागेश्वरी गमर, बड़े गुलाम अली, ये सब शहनाई वादक हैं। शहनाई में बिस्मिल्लाह खान के बारे में आपको पता है कितने फेमस व्यक्ति हैं वो। तबला में अल्लाह रखा, जाकिर हुसैन, दोनों फेमस। शंकर घोष भी फेमस। फवाद मिस्त्री, रीम्बा सिवा, संथा प्रसाद, शेख दाऊद, शराफत अहमद खान। किशन महाराज भी बहुत फेमस हैं। अहमद तिरुकुबा, पंडित समता प्रसाद। तो ये सब कुछ वाद्य यंत्र के वादक हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इसको आप बार बार पढ़िए, इम्पोर्टेंट है। 73 नंबर एक आ गया है मैथ का क्वेश्चन, जिसमें ट्रायंगल और स्पीड टाइम डिस्टेंस को मिलाया गया है। तो एक अच्छा क्वेश्चन, इसको आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। मुझे इसे बनाने में लगभग 4 मिनट लग गए थे, आप बनाइए खुद से इसको। चलिए, पासा का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है पासा का, ट्राई कीजिए खुद से इसको। चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन, नगद आरक्षित अनुपात मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने का एक उपकरण है, गुणात्मक, मात्रात्मक। तो इसका इंग्लिश में थोड़ा पढ़ लेते हैं हम लोग पहले। कैश रिजर्व रेशियो इज अ क्वालिटेटिव टूल या क्वांटिटेटिव टूल टू कंट्रोल मनी सप्लाई। क्या है दोनों में से? तो इसका आंसर है क्वांटिटेटिव टूल। अब क्या होता है ये पढ़ लीजिए इसके बारे में। क्वांटिटेटिव मतलब मात्रात्मक और गुणात्मक मतलब क्वालिटी। क्वालिटी मतलब बोलते हैं ना गुण, क्वांटिटी मतलब मात्रा, कितना अधिक मात्रा, कम मात्रा, क्वांटिटी बोलते हैं। तो दो होते हैं, मात्रात्मक और मौद्रिक नीति और गुणात्मक मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति दो प्रकार के हैं, एक क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। इसमें पूछा गया था नगद आरक्षित रेशियो अनुपात मुद्रा, यानी कि कैश रिजर्व रेशियो। तो मात्रात्मक उपकरण प्रणाली मुद्रा की मात्रा और ऋण आपूर्ति को प्रभावित करते हैं। मात्रात्मक, ये बहुत लंबा चौड़ा थोड़ा सा यहाँ पर है की पॉइंट्स, तो मैं कहूँगा कि इसको आप खुद से एक बार पढ़िए। इकोनॉमिक्स का चीज़ है, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन तो जब पूछते हैं तो बहुत अच्छा डीप क्वेश्चन ही आता है, जनरली मैंने देखा है। तो उसको आप देख लीजिए पहले एक बार खुद से भी। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। इतना मैं पढ़ूंगा तो शायद 1 घंटा है तो वीडियो निकल जाएगा इसी क्वेश्चन को करने में। तो हम लोग को ज़्यादा टाइम किसी ऐसे चीज़ पर नहीं देना है कि जिससे कि वो मतलब उसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना हो। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आता है तो बहुत डीप क्वेश्चन आता है। अगर आपको बेसिक पता है तो ठीक है, बाकी जब ज़्यादा डीप आ जाए तो फिर आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। आप सब क्वेश्चन तो नहीं बना सकते हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं अब आगे चलता हूँ, मैं इस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा, क्योंकि ये मतलब मुझे लगता है इतना मतलब मैं अगर ये क्वेश्चन आएगा तो मैं जो नहीं पता तो मैं छोड़ दूँगा इकोनॉमिक्स, क्योंकि कुछ डीप मतलब उससे डीप क्वेश्चन ज़्यादा आजकल मतलब आता है एग्जाम में, और उसको उतना टाइम देना मुझे लगता है सही नहीं, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता। क्वेश्चन कुछ ही आते हैं, 1 2 5 4 5 ज़्यादा नहीं आते और बहुत डीप आते हैं। तो अगर आसान आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो उसको आप स्किप कर सकते हैं, जैसे इसको मैंने 4 सेकंड में स्किप किया। चलिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन है ट्रायंगल का, सॉरी सर्कल का, मैं ट्रायंगल बोल दिया। ये आपको बताना है, आसान सा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन मैं आपके सामने रख देता हूँ, आप सॉल्व कीजिए खुद से इसको। चलिए, यहाँ पर है श्रृंखला का क्वेश्चन, इसमें से ये पद हटा जाएंगे तो तीसरा से कौन बाएं होगा, तो ये आपको देख लेना है खुद से। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण घटक विकास इंजन किसने विकसित किया है? विच डेवलप्ड द विकास इंजन, क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ इंडियाज स्पेस प्रोग्राम। किसने इसको बनाया है? तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन था मुझे DRDO और इसरो में, तो इसका आंसर इसरो है। अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ लिया क्या है। तो विकास इंजन क्या है कि डेवलप्ड बाय इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। किसके नाम पर रखा गया? तो विक्रम साराभाई का नाम पर रखा गया। विकास VIK और ऐसे विकास इस तरह से रखा गया। फाउंडर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम जिसको कहा था विक्रम साराभाई। पर्पस क्या था? प्रोपल्सन सिस्टम फॉर लॉन्च व्हीकल्स लाइक PSLV एंड GSLV और PSLV जिससे सेटेलाइट लॉन्च होता है, उसका प्रोपल्सन सिस्टम बनाने के लिए। प्रोपेलेंट्स UDMH जो फ्यूल है, और N2O4 ऑक्सीडाइजर इसमें लगता है। बेनिफिट्स क्या होगा? तो प्रिसाइज कंट्रोल एंड मैन्यूवरेबिलिटी, मतलब अच्छा कंट्रोल और उसको इधर से उधर ले जाने में मतलब आसानी हो। वर्सेटिलिटी एंड रिलायबिलिटी, इस पर मतलब अच्छा वर्सेटिलिटी है इसका, मतलब रिलायबल इस पर ज़्यादा हो सकते हैं हम लोग। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट एंड एडेप्टेबिलिटी, मतलब इसमें इंप्रूवमेंट अच्छा है होता है और इसमें एडेप्ट हम लोग जल्दी कर लेता है एडेप्ट कोई भी चीज़। सिग्निफिकेंस क्या है? तो वर्क हॉर्स ऑफ फॉर इसरोज लॉन्च व्हीकल्स के रूप में इसका काम आएगा। क्रूशियल रोल इन इंडिया स्पेस एंडेवियर्स, मतलब इंडिया का स्पेस का कुछ प्रोजेक्ट आएगा उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। कंट्रीब्यूट टू सक्सेसफुल सैटेलाइट लॉन्चेज एंड मिशंस, तो सैटेलाइट लॉन्च करने और मिशन को सक्सेस बनाने में इसका बहुत बड़ा मतलब रोल रहेगा विकास इंजन का। अब ये है एक ग्राफ से क्वेश्चन,
इसको मैं हिंदी भी कर देता हूँ, आप सॉल्व कीजिए। बहुत ही देखिए, मैथ्स का क्वेश्चन, रीजनिंग का क्वेश्चन बहुत मतलब बेसिक लेवल का क्वेश्चन आएगा। आपको ज़्यादा उसमें दिमाग लगाना नहीं, आपको जो टॉपिक नहीं आता उसके बारे में डीपली नहीं पढ़ना, आप बस उस टॉपिक को उठाइए, यूट्यूब पे देखिए, 1-1.5 घंटे का वीडियो है, उसको देख लीजिए। अगर कोई टीचर है जो 1-1.5 घंटे में बेसिक क्वेश्चंस बता रहे हैं, बेसिक चीज़ पढ़ा दे रहे हैं उस टॉपिक के बारे में, तो देख के ख़त्म कर दीजिए उसको। तो उसी टाइप का एक क्वेश्चन है ये, बेसिक क्वेश्चन है, ग्राफ का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन होता है ग्राफ का क्वेश्चन। अच्छा, इसमें पूछा कि अधिकतम कितने वर्ग हैं, तो उसको आप तो बस उंगली रख के जोड़ लीजिए, टोटल 15 आते हैं। जल जीवन मिशन को पूर्ण करने के लिए क्या निर्धारित लक्ष्य निर्धारित किया गया है, मतलब कब से कब तक के लिए जल जीवन मिशन को जो पूर्ण रूप से पूर्ण कर लिया जाएगा। तो वर्ष 2019 से 24 तक इसको माना गया है कि पूर्ण कर लिया जाएगा। तो जल जीवन मिशन जो है 15 अगस्त 2019 को लॉन्च किया गया था। मिशन का लक्ष्य था 2024 तक भारत के सभी ग्रामीण घरों में नल से जल की आपूर्ति करना है, जिसको नल हर घर नल जल योजना भी कहते हैं। जल जीवन मिशन के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं, तो वर्ष 2024 तक भारत के सभी ग्रामीण घरों में नल से जल की आपूर्ति कराना, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर जल की आपूर्ति करना, जल की गुणवत्ता सुनिश्चित करना, जल संरक्षण को बढ़ावा देना। जल जीवन मिशन एक महत्वाकांक्षी योजना है जो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मदद करेगी। तो ये था इसके बारे में। अच्छा, ये आ गया एक मैथ का क्वेश्चन, मिक्सचर का क्वेश्चन है, इसको आप खुद से ट्राई कीजिए, आप इंग्लिश भी देख लीजिए इसका। चलिए आगे चलते हैं 83 पर। यह है एक रीजनिंग का क्वेश्चन सीरीज, ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए, पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज किंग मिलिंद एंड मेंशन्ड इन द फेमस बुद्धिस्ट टेक्स्ट मिलिंद पन्हो। तो मिलिंद पन्हो में यहाँ पर थोड़ा ऐसे, हाँ, मिलिंद पन्हो में जो एक राजा का उल्लेख मिलता है, राजा मिलिंद का, उसका नाम क्या था, मतलब बौद्ध ग्रंथ में उसका नाम राजा मिलिंद के रूप में गया था, तो उसका किस शासक का नाम है। तो मिनांडर एक राजा थे, उनका नाम है। इसका हम थोड़ा पढ़ लीजिए। देखिए, इनकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, कहा जाता है, चलिए इसके बारे में शायद आगे होगा, मैं बता दूंगा उसमें। मिलिंद पन्हो एक बौद्ध ग्रंथ है जो 200 ईसा पूर्व, मतलब 100 BC से 200 BC के बीच में लिखा गया है। इसमें भारतीय बौद्ध ऋषि नागसेन और दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच सागला, वर्तमान सियालकोट में हुए संवाद का संग्रह है। मतलब कहा जाता है कि इसमें नागसेन और मियांडर जो थे उनके बारे में इसमें मतलब संवाद हुआ है, कुछ क्वेश्चन आंसर हुए, तो उसका है मतलब मिनांडर जो था वो उसको मतलब कुछ क्वेश्चन पूछा धर्म के बारे में, तो नागसेन जो उसके जवाब दे रहे थे, तो इतना प्रभावित हुआ उनसे कि वो मतलब बौद्ध धर्म ही अपना लिया मिनांडर बाद में। तो मिलिंद पन्हो को बर्मी बौद्ध धर्म में विहित माना जाता है, जिसे खुद्दक निकाय की पुस्तक के भाग के रूप में शामिल किया गया। कैनन के चीनी महायान अनुवाद के हिस्से के रूप में एक संक्षिप्त संस्करण शामिल है। थाई या श्रीलंकाई बौद्ध धर्म में मिलिंद पन्हो को विहित नहीं माना जाता है, हालांकि जीवित थेरवाद पाठ सिंहली लिपि में है। तो जीवित थेरवाद पूछता किस लिपि में, तो सिंहली लिपि में। पूछता तो नहीं है, मैंने तो कभी देखा नहीं, पर ठीक है, इसमें दिया है तो आप देख लीजिए। विच्चु नागसेन सूत्र शीर्षक वाला चीनी पाठ मिलिंद पन्हा के पहले 3 अध्याय से मेल खाता है। पूर्वी जीन राजवंश के दौरान इसका अनुवाद किया था, एक राजवंश था जीन राजवंश, तो उसमें इसका अनुवाद किया गया था। अब डेमेट्रियस के बारे में पढ़िए। डेमेट्रियस प्रथम, जिसे दमित्र भी कहा जाता था, एक बैक्टीरियन इंडो ग्रीक रहा था। मतलब बैक्टीरिया एक जगह का नाम है, बैक्टीरिया मत समझिए बायोलॉजी वाला, बैक्टीरियन एक ग्रीक जगह का नाम है बैक्टीरिया, वहाँ का ये राजा था डेमेट्रियस, जिसको यवन भी कहते हैं। जैसे बोलते हैं ना यवनों का आक्रमण, आप पढ़ेंगे इतिहास हिंदी में तो यवनों का आक्रमण है, इसमें डेमेट्रियस है, इसमें डेमेट्रियस का तब उल्लेख मिलेगा। वह बैक्टीरियन ग्रीक साम्राज्य के शासक यूथेडीमस प्रथम पुत्र था। उसने 200 BC के आसपास सत्ता संभाली और दक्षिणी अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान और भारत के बड़े भूभाग पर कब्जा किया। सिकंदर के बारे में देखिए। सिकंदर प्राचीन यूनानी साम्राज्य मकदूनिया का शासक था। अपने पिता फिलिप द्वितीय के बाद 336 BC में 20 साल की आयु में वह सिंहासन पर बैठा। अपने शासन के अधिकांश समय वह पश्चिमी एशिया और मिस्र के विरुद्ध लंबे सैन्यवास में लड़ता रहा। और सिकंदर और पोरस के बीच की लड़ाई आपको पता है 326 में हाइडेस्पस का युद्ध जिसको कहते हैं, बार ऑफ हाइडेस्पस, झेलम नदी के तट का युद्ध। तो उसमें सिकंदर के बारे में कहा था कि वो हार ही गया था, पर कुछ लोग इसको विवादित भी मानते हैं, तो ये ठीक है, ये तो इतिहास का मामला है। अब आते हैं यूक्रेटाइड्स पर। तो यूक्रेटाइड्स प्रथम द ग्रेट सबसे महत्वपूर्ण बैक्टीरियन ग्रीक राजाओं में से एक था। यही बैक्टीरिया शासक था। यूक्रेटिड्स ने यूथेडिमड राजवंश को उखाड़ा फेंका और डायोटिड्स की सत्ता बहाल की। भारत में पूर्वी हेलेनिस्टिक और भारतीय शासकों के खिलाफ युद्ध लड़ा।
उसने सिंध और बारी गाजा के क्षेत्रों पर कब्जा किया और अंत में मेनांडर से पराजित होने के कारण बैक्टीरिया तक सीमित हो गया। तो इसके बारे में ये था। चलिए यहाँ पर एक एवरेज का क्वेश्चन खुद से कीजिए इसको, मैं इसको इंग्लिश भी कर देता हूँ। अब आते हैं 86 पे। चलिए ये भी एक आसान सा ब्लड रिलेशन में क्वेश्चन है। अब चाहें तो मैं इसका हिंदी कर देता हूँ। इसको मैंने 50 सेकंड के अंदर बना लिया, तो आप भी कोशिश कीजिए कि बन ही जाएगा। ये आसान सा क्वेश्चन है। चलिए, कायाकल्प और शहरी रूपांतर के लिए अटल मिशन जो योजना है किस मंत्रालय के तहत आता है? अमृत योजना इसको कहते हैं। तो आपको दिख रहा होगा शहरी रूपांतरण और कायाकल्प, तो आवास और शहरी मंत्रालय होगा। ये आप वैसे लगा भी सकते थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून 2015 में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत अमृत मिशन का शुभारंभ किया। अमृत मिशन का लक्ष्य उन शहरों या क्षेत्रों के लिए जल की आपूर्ति, स्वच्छता और सीवेज कनेक्शन प्रदान करना है जहां बिजली, जल की आपूर्ति, सीवर, अपशिष्ट प्रबंधन, वर्षा जल संचयन, बच्चों के लिए पार्क, परिवहन, अच्छी सड़क और चारों तरफ हरियाली जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी है। उसके लिए अमृत मिशन लाया गया था। इससे क्या होगा, कायाकल्प और शहरी रूपांतरण, मतलब शहर का कायाकल्प हो, थोड़ा अच्छा लगे, इसके लिए लाया गया। अमृत मिशन के तहत प्रत्येक क्षेत्र के तहत नगर निकायों की समितियों की इस परियोजना को सफल बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। आगे चलते हैं D8 पे। किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? देखिए, बहुत लोग को लगता है कि 1 किलोबाइट में 1000 बाइट होते हैं। गलत है, फिजिक्स नहीं है, ये कंप्यूटर क्वेश्चन है। तो कंप्यूटर में 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं। तो और इसी तरह से 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट होते हैं। 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट होते हैं। तो 1024 पे चलता है। जो कंप्यूटर का किलो मेगा इस है वो 1000 पे नहीं चलता है। तो यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्यूटर क्वेश्चन है, आप देख लीजिए इसके बारे में थोड़ा। तो किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं। डेटा को मापने की सबसे छोटी इकाई है, इसको छोटी इकाई है बीट। ऐसे सबसे छोटी इकाई तो बीट ही होती है, जिसको 0 या 1 माना जाता है। तो एक बाइट में 2 बिट, मतलब 0 और 1। इसमें एक बाइनरी मान हो सकता है, जैसे कि ट्रू फॉल्स, यानी कि ऑन ऑफ, या फिर 1 0 ऐसे कुछ। इसलिए 1 बाइट या 8 बिट्स, सॉरी 1 बाइट में 8 बिट्स था, मैंने शायद 2 बोला था क्या, और मुझसे गलती हो गई। 1 बाइट में 8 बिट होता है और 1 बिट का वैल्यू जो होता है ये 0 या तो 1 होगा। डेटा भंडारण के रूप के लिए माप की एक मूलभूत इकाई के रूप में किया जाता है। एक मतलब बाइट जो है एक मूलभूत इकाई है। कंप्यूटर स्टोरेज और मेमोरी को अक्सर मेगाबाइट्स और गीगाबाइट्स में मापा जाता है। मध्यम आकार के उपन्यास में लगभग 1 MB की इंफॉर्मेशन होती है। किलोबाइट, अब किलोबाइट के बारे में देख लीजिए क्या है। किलोबाइट का जो है एक डिजिटल इंफॉर्मेशन की बहु इकाई बाइट है। इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट्स मतलब SI के तहत 1000 के रूप में उपसर्ग किलो को प्रभावित करता है। इस परिभाषा के अनुसार 1 किलोबाइट 1000 बाइट्स है। किलोबाइट के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुशंसित इकाई प्रतीक है KB। देखिए, फिजिक्स के अनुसार 1 किलोबाइट मतलब किलो अगर कहेंगे तो 1000 को कहते हैं, लेकिन कंप्यूटर में 1024 होता है 1 किलोबाइट में बाइट, तो आपको ध्यान रखना है। बाकी ये SI के अनुसार अगर चलेंगे, SI यूनिट के अनुसार, तो 1000 ही होगा। बाइट के बारे में पढ़ लीजिए क्या है। तो ये हो गया कुछ चीज़ें। अब आगे चलते हैं। 10 सेंटीमीटर की भुजा के लिए एक वर्ग पिरामिड का आयतन इतना सेंटीमीटर, पिरामिड का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? तो ये देखिए, पिरामिड का क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, इसको आपको ध्यान रखना। पिरामिड प्रिज्म, ये क्वेश्चन को मैं भी थोड़ा मतलब दिमाग से, मतलब जब टेस्ट लगा रहा था तो मैं बहुत दिन से पिरामिड प्रिज्म मतलब पढ़ा नहीं था। ऐसा नहीं मुझे आता नहीं, मैं पढ़ा नहीं था, थोड़ा भूल गया था। तो इसलिए क्वेश्चन करने में मुझे बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि मैंने पूरा पहले ड्राइंग किया उसका मैंने एरिया निकाला, इसलिए टाइम लग गया। बाकी आप उसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना था, जबकि मैं जो है कुछ और निकालने शायद बैठ गया, तो मैं शायद वॉल्यूम निकाल रहा था, आंसर नहीं आ रहा था मेरा उस समय। तो क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना। तो ये 10% लोगों ने ही सही किया, जिसमें शायद मैं भी एक हूँ। तो चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं हम लोग। तो 3 जो है 81 से रिलेटेड है, तो 4 किससे से रिलेटेड होगा? तो आपको पता है क्या है इसमें, बताइए क्या है। 3 का पावर 4 है 81, तो 4 का पावर 4 कितना होगा? 256। 4 × 4 16 और 16 × 16 256, मतलब 4 का पावर 4 कर लीजिए, 256 आ जाएगा। चलिए बताइए, ये तो हम लोग ने अभी जो 2 किया था मॉक का एनालिसिस, उसमें भी आया था कि चांदी का टंका और तांबे का जीतल किसके शासनकाल के 2 बुनियादी सिक्के हैं जो इसने जारी किए थे? तो इल्तुतमिश ने जारी किया था। आपको अगर आपने मेरा प्रीवियस मॉक देखा है एनालिसिस, तो आपको इसमें आंसर मिल जाएगा। इसका आंसर इल्तुतमिश है। इल्तुतमिश किस वंश का शासक था? तो वो
गुलाम वंश का शासक था, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, आगे पढ़ लीजिए इसके बारे में। तो इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत के 2 सिक्के, चांदी का टंका और तांबे का जितल चलाया। आप ये मत कहिए कि इल्तुतमिश जो दिल्ली सल्तनत का राजा था, दिल्ली सल्तनत के अंदर में बहुत सारे वंश में, इसमें गुलाम वंश का शासक था वो, तो ठीक है। इल्तुतमिश से पहले के शासकों द्वारा सिक्के चलाए गए थे जिन पर संस्कृत अक्षर और यहाँ तक कि बैल और शिवलिंग भी अंकित थे। इल्तुतमिश भारत में शुद्ध अरबी सिक्के शुरू करने वाला पहला व्यक्ति था। बगदाद के खलीफा से दिल्ली के संप्रभु सुल्तान का अलंकरण प्राप्त करने के बाद सिक्कों पर शक्तिशाली सुल्तान, साम्राज्य और विश्वास का सूर्य विजय से भरपूर इल्तुतमिश उत्कीर्ण किया गया था। मतलब शक्तिशाली सुल्तान, साम्राज्य और विश्वास का सूर्य विजय से भरपूर इल्तुतमिश, ऐसा उसने उत्कीर्ण किया था। वो किस भाषा में करवाया था तो बात की बात है। इल्तुतमिश द्वारा जारी चांदी के टंकी का वजन 175 ग्रेन था, ग्राम नहीं ग्रेन था, तो इसका ये ध्यान रखना। उसी वजन का सोने का टंका बाद में बलबन द्वारा जारी किया गया था, मतलब उतनी ही वजन के 175 ग्रेन का सोने का टंका जो है बलबन जारी किया था। अब देखिए इसके बारे में कुछ चीज़ें। अलाउद्दीन खिलजी वंश का शासक 1296 से 1316 तक इसने शासन किया। इसको क्यों जाना जाता है तो अपने बाजार सुधारू और सैन्य अभियानों के लिए जाने जाते हैं। उसने मंगोल आक्रमणों को सफलतापूर्वक विफल किया और अपने क्षेत्र का विस्तार किया। अलाउद्दीन खिलजी, आपने मूवी शायद देखी होगी इनकी, अलाउद्दीन जो मूवी आया था। इल्तुतमिश गुलाम वंश, जिसको ममलूक वंश भी कहा जाता है, उसके एक शासक थे। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक आए, फिर इल्तुतमिश। 1211 से 1236 तक इन्होंने शासन किया। दिल्ली सल्तनत को सुदृढ़ किया, लाहौर के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया। उनके साथ सल्तनत काल में 2 बुनियादी सिक्के, एक चांदी का टंका, तांबे का जितल, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब याद कर लीजिए इसको, चलाया था। इब्राहिम लोदी हैं लोदी वंश के, ये लोदी वंश का अंतिम शासक है। और ये भी कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का इकलौता शासक, दिल्ली सल्तनत में कह रहा हूँ, मुगल साम्राज्य ये सब नहीं, दिल्ली सल्तनत जिसमें कुछ वंश जो थे उसमें इकलौता शासक है जो युद्ध के मैदान में मारा गया था। इब्राहिम लोदी, किसने मारा था? बाबर ने, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद ही लोदी वंश के बाद शुरू होता मुगल साम्राज्य, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इब्राहिम लोदी वंश के थे शासक 1517 से 1526 तक। तो लोदी वंश के अंतिम शासक को पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के हाथों उनकी हार और मृत्यु के लिए याद किया था, यानी कि ये लड़ते लड़ते ही मर गए थे 1526 में। मर गया थे, आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिए। जिसने भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत को चिन्हित किया। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के एक शासक रह चुके हैं। मामलुक वंश को कहा जाता था। 1206 से 1210 तक इन्होंने शासन किया और 1211 से 1236 तक इल्तुतमिश ने शासन किया। अभी ऊपर हम लोग पढ़ा। उन्होंने दिल्ली सल्तनत और मामलुक वंश की नींव रखी। दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण किया। अच्छा, दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण ने शुरू करवाया था, अंत किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने करवाया था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए 92 नंबर एक आसान सा क्वेश्चन है, ये बचपन में करते थे हम लोग। बचपन मतलब कि ये ऐसे सिलेबस तो क्लास 10th तक का क्वेश्चन होता है मैथ्स का, तो ऑब्वियस सी बात है बचपन में ही करते होंगे हम लोग। और ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन है, तो ग्रेजुएशन का क्वेश्चन है तो समझ लीजिए कि बचपन ही हुआ हम लोग के लिए। तो चलिए इसको आप खुद से कीजिएगा। मैं आता हूँ 93 नंबर पर। ये भी एक वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। सभी कपास रेशम है, सभी रेशम ऊन है, सभी ऊन जूट है। ये आप देख लीजिए, इसका आंसर यहाँ पर है, खुद से करना है। अच्छा, आ गया यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का शहर नहीं था? ये मैंने कर दिया गलत। इसका आंसर मेहरगढ़ है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का शहर था। हड़प्पा शहर नहीं था वो, मतलब चलिए इसका थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो मेहरगढ़ सिंधु नदी घाटी के पश्चिम में बलूचिस्तान, पाकिस्तान के काची मैदान पर बोलन पास के पास स्थित एक नवपाषाण स्थल है। देखिए यहाँ पर आपको अगर मेहरगढ़ देखना है कहाँ पर, तो देखिए मेहरगढ़ आपको दिखेगा, कहाँ बोला गया है? बलूचिस्तान, पाकिस्तान के काची मैदान। तो बलूचिस्तान का जो एरिया आप देख रहे होंगे वहाँ पर मेहरगढ़ था। आप देखिए, दिख रहा होगा आपको मेहरगढ़। मैं कैसे चिन्हित करूँ उसको? ठीक है, इसके बाद में आगे थोड़ा पढ़ लेते पहले। यह उत्तर पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले अज्ञात नवपाषाण स्थल है जिसमें खेती, गेहूँ और जौ, सबसे पहले गेहूँ और जौ का साक्ष्य जो है यहीं मेहरगढ़ से मिलता है। पशुचारण, मवेशी, भेड़ और बकरियाँ, धातु क्रम के प्रारंभिक प्रमाण है। बैक्स लास्ट तकनीकों का सबसे पुराना ज्ञात उदाहरण मेहरगढ़ के पाए जाने वाले 600 साल पुराने पहिया के आकार के तांबे के ताबीज से मिलता है। और कौन कौन प्रमुख जगह थे? तो लोथा लेक है गुजरात का, जो डॉकयार्ड के लिए, मतलब बंदरगाह के लिए। कब्रिस्तान बंदरगाह है। चावल की भूसी आदि यहाँ से मिला लोथल से। धोलावीरा गुजरात में है। बांध, तटबंध, विशाल जलाशय, स्टेडियम आदि हैं। सुतका कोह में क्या मिला? तो बस्तियों के अवशेष मिले पाकिस्तान में।
तो इसका आंसर जो है हड़प्पा शहर नहीं था, वो था मेहरगढ़। ये सिंधु घाटी सभ्यता का था, लेकिन ये हड़प्पा के अंदर में नहीं था, हड़प्पा शहर नहीं था ये, मेहरगढ़। तो आपको ये ध्यान रखना है। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 2023 में शांति, निरशक्तिकरण और विकास के लिए संयुक्त रूप से इंदिरा गांधी पुरस्कार के सम्मानित किया गया। तो ये मैंने बनाया नहीं था, इसका आंसर है डेनियल बर्नोबोइम और अली अबू अब्बाद। इसके बाद थोड़ा पढ़ लीजिए क्या है। तो कार्यकर्ता अली अबू अब्बाद और पियानो वादक डेनियल बरेनबोइम ने इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जीता। 2023 के लिए शांति, निरस्तीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार संयुक्त रूप से डेनियल बरेनबोइम और अली अबू अब्बाद को इजराइल और अरब दुनिया के युवाओं और लोगों को इजराइल और फ़िलिस्तीन संघर्ष के लिए अहिंसक समाधान के एक साथ लाने के प्रयासों के लिए किया गया। भारत के मुख्य न्यायाधीश, पूर्व मुख्य न्यायाधीश, अभी के नहीं, TS ठाकुर की अध्यक्षता में शांति, निरस्तीकरण और विकास के इंदिरा गांधी पुरस्कार के अंतर्राष्ट्रीय जुड़े ने पाया कि श्री बरेनबोइम और श्री अब्बाद ने सार्थक पारस्परिक, सामाजिक और सांस्कृतिक समझ और संगीत, संवाद और लोगों की भागीदारी के माध्यम से शांतिपूर्ण सार्वजनिक सहयोग को बढ़ावा दिया है। तो इसका आंसर ये है। थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, पर ठीक है, फिर भी आपको ध्यान रखना है। भूले भटके कहीं से आ गए तो आपका समझ लीजिए कि अच्छा ही होगा। ऐसे 43% लोग ने इसका आंसर सही दिया है, तो ये भी एक मतलब अच्छी बात है। चलिए यहाँ पर पूछा गया कि इसका महत्तम, ये जो 4 संख्याएं दी हुई हैं 57, 133, 114, 171, इन चारों संख्याओं का महत्तम प्लस 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या जो होगी, जो भी होगी, आपको पता करना है कौन होगी। उन दोनों को जोड़ करके आपको बताना है कि आंसर कितना आएगा। तो ये देख लीजिए, इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पर रख दे रहा हूँ। अब 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो 997 है, 997। अभाज्य संख्या पूछा, प्राइम नंबर, सबसे बड़ी 3 अंकों की सबसे बड़ी प्राइम नंबर कौन? तो 997 है। तो चलिए अब आते हैं 97 नंबर क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर है एक रीजनिंग का क्वेश्चन, आपको बताना है कौन सा इसमें सही उत्तर है। 243, 81 और 27 आपको यही देख के समझ में आ गया होगा कि क्या है। अगर नहीं भी आया तो चलिए नीचे चलते हैं। 99, 33 और 11, तो आपको दिख रहा होगा कि 99 का 1/3 33 है, 33 का 1/3 11 है। तो ऊपर वाले में 243 का 1/3 81 था, 81 का 1/3 27 है, यानी कि 3 भाग करके जो आएगा वही आंसर होगा। तो आपको दिख रहा होगा सेकंड नंबर 27 का 3 भाग है 9, और 9 का 3 भाग है 3। तो आगे चलते हैं 98 नंबर पर। कौन सा नृत्य शास्त्रीय नृत्य नहीं है? ये अगर आपको नहीं पता हो शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य के बारे में, तो लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड किया है, मतलब इसका पार्ट 1 के जो पहले मैंने अपलोड किया है, इस मॉक के पार्ट 1 से पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया, आप देखिए। वो अपलोड किया है मैंने लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य के बारे में। अच्छा, एक मैंने उसमें रखने की कोशिश की है, 1 घंटे के लगभग का वीडियो है, तो आप उसको देख लेंगे तो आपको पूरा शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य में कोई कन्फ्यूजन रहेगा नहीं, और आपको याद भी हो जाएगा। तो आप उसको देखिए। तो शास्त्रीय नृत्य इसमें नहीं है, वो है बिहू। टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। क्लासिकल डांस, ऐसे तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर 9 मानती है, पर 8, चलिए संगीत नाटक अकादमी 8 मानती है, तो 8 ही को लेके चलते हैं। तो उसमें बिहू नहीं है, बाकी कुचिपुड़ी, ओडिसी और मणिपुरी है। कुचिपुड़ी कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की है। ओडिसी उड़ीसा का, मणिपुरी मणिपुर का। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। बिहू ऐसे आसाम का लोक नृत्य है, ये शास्त्रीय नृत्य नहीं, लोक नृत्य है। तो ये आप देख लीजिए, मैंने इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है। आप उस वीडियो को देखिएगा, आपको पूरा इसमें मतलब ठीक समझ में आ जाएगा। तो ये आप देख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं अब 99 नंबर पे। इसके बारे में मैं नहीं बता रहा हूँ, किसका वीडियो मैंने पहले बना चुका हूँ। 99 नंबर पे आते हैं। ये आ गया एक क्वेश्चन, त्रिभुज ABCDEFC इसके बराबर आपको बताना है। एक्स का मान क्या होगा? तो अगर आपने पढ़ा हो कॉन्ग्रुएंसी, तो बहुत ही आसान, सर्वांगसम जिसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी। तो ये देख लीजिएगा, एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन मैं फिर से दिखा देता हूँ। अब आते हैं अंतिम क्वेश्चन इस मॉक का, 100 नंबर क्वेश्चन पे। चलिए, एक बहुत ही आसान सा सवाल आया, बताना है कि जो खाली स्थान है, मतलब जो क्वेश्चन मार्क है, वहाँ पर कौन सा फिगर आएगा। तो चारों ऑप्शन मैं आपके लिए खोल दे रहा हूँ। मैं इसका आंसर बताऊँगा नहीं, ऐसा आंसर आपको दिख ही रहा है, पर खुद से कीजिए इसको, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो चलिए, ये थे 100 क्वेश्चन जो आपने अभी एनालिसिस किए मेरे साथ साथ। मैं उम्मीद है कि आपको ठीक ही लगा होगा, और अगर ठीक लगा हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। अगर ठीक नहीं लगा हो तो कुछ कमेंट सजेशन दे दीजिए, ताकि मुझे अच्छा लगे, मैं सुधार कर सकूं उसमें।
बाकी अगर फिर भी पसंद ना आए तो आप वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। उम्मीद है आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, आप टेस्ट मॉक्स दे रहे होंगे। तो ठीक है, चलिए इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।